कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो असल में हमें चलने फिरने, सोचने और यूं कहें तो जिंदा रहने की ताकत देता कैसे है? आज हम कोशिका के अंदर की उस कमाल की एनर्जी फैक्ट्री की सैर पर निकलेंगे जो हमारे भोजन को जीवन की ऊर्जा में बदल देती है। तो सवाल यही है कि ये सब होता कैसे है? कैसे भोजन के एक नन्हा सा मॉलिक्यूल हमारी सेल्स को काम करने, बढ़ने और यहाँ तक कि अपनी कॉपी बनाने के लिए एनर्जी देता है? चलिए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे कमाल का राज एक ही नाम में छिपा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी लगभग हर सेल में हर पल चलती रहती है। इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है नियंत्रित तरीके से। मतलब ये कोई लकड़ी जलाने जैसा नहीं है कि सारी एनर्जी एक ही झटके में गर्मी और रोशनी बनकर उड़ गई। नहीं, हमारी सेल्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती हैं। वो इस एनर्जी को छोटे छोटे काम में आने लायक पैकेट्स में निकालती हैं। और ये सारी एनर्जी पैक की जाती है एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है एटीपी। इसे सेल की एनर्जी करेंसी मान लीजिए, या फिर एक रिचार्जेबल बैटरी। जब भी सेल को कोई काम करना होता है ना, तो वो बस एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च कर देती है। तो ये एनर्जी फैक्ट्री की असेंबली लाइन शुरू कहाँ से होती है? ये सब शुरू होता है सेल के लिक्विड हिस्से यानी साइटोप्लाज्म में। और पहले स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जिसका सीधा सा मतलब है शुगर का टूटना। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस वैसे तो 10 स्टेप्स की प्रक्रिया है, पर इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। पहले सेल थोड़ी सी एनर्जी लगाती है, मतलब 2 एटीपी खर्च करती है। फिर वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ठीक बीच से तोड़ देती है और आखिर में उसे अपने निवेश पर मिलता है शानदार मुनाफा, पूरे 4 एटीपी और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी वाली बैटरियां, जिन्हें NADH कहते हैं। तो आखिर में हिसाब किताब क्या रहा? हमें ग्लाइकोलाइसिस से नेट 2 एटीपी और 2 NADH बैटरियां मिलीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे काम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमारे पास जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, वो एक बड़े चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। अब इस पायरुविक एसिड का भविष्य, उसकी किस्मत सिर्फ एक चीज पर टिकी है। क्या आसपास ऑक्सीजन मौजूद है? ये एक हाँ या ना का सवाल सेल को 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर भेज देगा। और ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ बिना ऑक्सीजन के सेल फर्मेंटेशन का रास्ता लेती है, जिससे बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होती है, जहां एनर्जी का असली खजाना छिपा है। एनर्जी प्रोडक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। फर्मेंटेशन असल में बस एक जुगाड़ है, एक इमरजेंसी एग्जिट जब ऑक्सीजन न मिले। ज्यादातर एनर्जी तो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल जैसे प्रोडक्ट्स में ही फंसी रह जाती है। तो चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जहां असली एक्शन होता है। ये सब होता है सेल के पावर हाउस के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। यहीं पर ग्लूकोज से बची खुची सारी एनर्जी को निचोड़ा जाता है। जैसे ही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में कदम रखता है, उसे एक छोटे से बदलाव से गुजरना पड़ता है। वो एसिटाइल कोए नाम के एक मॉलिक्यूल में बदल जाता है। समझिए कि ये अगले बड़े स्टेज क्रेब्स साइकिल के लिए तैयार किया गया फ्यूल है। क्रेब्स साइकिल एक पावरफुल इंजन की तरह लगातार घूमता रहता है। ये एसिटाइल कोए वाले फ्यूल को लेता है, उसे पूरी तरह से तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, उससे NADH और FADH2 जैसी ढेर सारी रिचार्जेबल बैटरियों को फुल चार्ज कर देता है। अच्छा, अब तक हमने सीधे सीधे तो बहुत कम एटीपी बनाए हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी एनर्जी वाली बैटरियां NADH और FADH2 पूरी तरह चार्ज हो चुकी हैं। अब वक्त है इन बैटरियों को कैश कराने का और असली जैकपॉट जीतने का। सोचिए जरा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बाद भी हमारे हाथ में सीधे सीधे सिर्फ 4 एटीपी आए हैं। असली खजाना तो उन चार्ज की हुई NADH और FADH2 बैटरियों में ही छिपा है। और वो सब अब प्रोसेस के आखिरी और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले हिस्से की ओर बढ़ रही हैं। और ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। इसे माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी दीवार पर लगी एक हाईटेक असेंबली लाइन की तरह समझिए। इस लाइन का बस एक ही काम है, उन चार्ज की हुई बैटरियों से एनर्जी निकालकर उसे ATP के सिक्कों में बदलना। इसका काम करने का तरीका तो और भी कमाल का है। इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे पे ऐसे कूदते हैं जैसे पानी का झरना बह रहा हो। इस बहाव से जो एनर्जी निकलती है, उससे प्रोटॉन्स को एक तरफ पंप किया जाता है और यहीं पर ऑक्सीजन अपना असली जादू दिखाती है।
वो इन थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को आखिर में पकड़ लेती है। फिर जब प्रोटॉन एक खास टरबाइन एटीपी सिंथेस से होकर वापस आते हैं तो ये टरबाइन घूमती है और धड़ाधड़ एटीपी बनाती है। और नतीजा क्या है इसका नतीजा? अकेले इस आखिरी स्टेप से बनते हैं करीब 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये है एनर्जी प्रोडक्शन का असली पावर हाउस। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एक ही नज़र में साफ हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से मिलने वाली एनर्जी तो बस नाम मात्र की है। एनर्जी का असली और भारी बहुमत आखिरी स्टेप में ही बनता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस एनर्जी फैक्ट्री का एक और सीक्रेट है। ये फैक्ट्री जितनी एनर्जी बनाने में माहिर है, उतनी ही वर्सेटाइल भी है। वैज्ञानिक इसे एक फैंसी नाम देते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। इसका मतलब बड़ा सीधा है। ये रास्ता सिर्फ मॉलिक्यूल्स को तोड़ता ही नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर नए मॉलिक्यूल बनाता भी है। ये एक 2 वे ट्रैफिक वाली सड़क है। ये रास्ता असल में हमारे मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल जंक्शन है। चाहे कार्बोहाइड्रेट खाए जाएं, फैट या प्रोटीन, उन सभी को एनर्जी के लिए इसी सेंट्रल पाथवे पे लाया जा सकता है। ये हमारी सेल का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी चौराहा है। तो अगली बार जब हमें गहरी सांस लेते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ फेफड़ों में हवा भरना नहीं है। ये हमारी हर सेल के अंदर चल रही उस खूबसूरत और जटिल मशीन को फ्यूल देना है, जो न सिर्फ हमें एनर्जी देती है बल्कि जीवन को बनाने वाला कच्चा माल भी तैयार करती है। जरा इस बारे में सोचिए। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ों और हम इंसानों तक, जीवन के इतने अलग अलग रूपों में एनर्जी बनाने का ये बुनियादी तरीका एक जैसा ही है। ये समानता हमारे ग्रह पर मौजूद सभी जिंदगियों के गहरे रिश्ते और साझा विरासत के बारे में क्या बताती है? इस पर सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।